हेलो बच्चों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने परमाणु की संरचनाओं को पढ़ लिया था, जिसमें हमने थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। अगर हम क्वांटम संख्याओं की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है 11th केमिस्ट्री में। अगर आप जितनी भी एग्ज़ाम्स अगर देखें प्रीवियस एग्ज़ाम्स, उसमें ज़्यादातर क्वांटम संख्याओं से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वांटम कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका बेसिक समझना होगा कि क्वांटम संख्याएं होती क्या है। तो क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी हमको देता है। मतलब ये है कि जब हम कोई परमाणु का संरचना अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोश में। तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, ये ऊर्जा कितनी दूरी पे है नाभिक के, ये इस कोश में भी हो सकता है। तो मतलब इसकी दूरी बढ़ गई, इसकी दूरी कम है। तो इस तरह की संख्याएं जो हमको बताती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित है, नाभिक से कितनी दूर है, उसकी ऊर्जा क्या है, उसकी दिशा क्या होगी स्पिन की, वो सारी चीज़ें जो हमको बताती है, वो सारी चीज़ें हमको क्वांटम संख्या द्वारा हमको पता चलती है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम लोग आते हैं कि क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये कुल 4 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है मुख्य क्वांटम संख्या। जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल n से दर्शाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किसे बताती है? मुख्य, नाम से ही स्पष्ट है, मुख्य है मतलब ये किसी भी परमाणु के कोश को बताएगी। ठीक है, उसकी जो कक्षाएं होती हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को ये बताती है। ठीक है, इस तरह से किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं को बताती है। अब हमको ये पता है कि कक्षाएं जो होती है K, L, M, N इस तरह से होती है। तो ये कुल कितनी होती है? 1 से 7 तक। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 से 7 होती है। मतलब अगर हम देखें तो K, L, M, N, O, P, Q कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ तक हमारी ज्ञात है अभी तक के मुख्य क्वांटम संख्याएं। तो ये होती है 1 से 7। अब हम देखते हैं कि K के लिए n का मान कितना होता है? 1 होता है। K के लिए n का मान होता है 1। वैसे L के लिए कितना होगा? 2, M के लिए 3, M के बाद N के लिए 4, O के लिए 5, P के लिए 6 और Q के लिए 7। इस तरह से 7 होती है मुख्य क्वांटम संख्या। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या हमको क्या बता रही है? नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है K वाली कक्षा में उपस्थित होगा तो वह इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से सबसे पास में होगा। वहीं L वाली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वह नाभिक से थोड़ी दूर पे होगा K इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। अगर हम M वाले में जाएं तो O दूर, ऐसे N, O, P, Q पे जाते हैं अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर पाया जाएगा यहाँ पर, है ना। अब हमने ये भी देखा था कि अगर K का मान ऊर्जा की दृष्टि से अगर हम देखें, ऊर्जा में K का मान सबसे कम होगा और ऐसे बढ़ते 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 Q का मान सबसे ज़्यादा होगा ऊर्जा में। अगर Q का मान सबसे ज़्यादा है तो आकार अगर हम देखें तो K का आकार सबसे छोटा होगा, वहीं L का उससे बड़ा। ऐसे बढ़ते जाएंगे अगर हम लोग तो Q का सबसे बड़ा होगा आकार। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से बनाते जाएंगे तो इसका आकार और बड़ा, फिर N का आकार और बढ़ेगा, फिर O का, फिर P का और फिर Q का। इस तरह से जो परमाणु का जो आकार होता है और उसकी ऊर्जा, उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर उपस्थित होगी, नाभिक से कितनी दूरी होगी, ये सारी चीज़ें हमको मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलती है। तो ये कुल 7 होती है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो होती है
क्वांटम संख्या उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरी क्वांटम संख्या होती है द्विगंशी या गौड़ भी बोलते हैं इसे, पर ज़्यादातर इसको द्विगंशी बोला, द्विगंशी या गौड़ क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल एल से हम लोग इसको बताते हैं, द्विगंशी या गौड़ क्वांटम संख्या को। अब नाम से स्पष्ट है द्विगंशी। अब द्विगंशी का मतलब हम लोग बताते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एल किसको दर्शाएगा। जैसे एन कोश को दर्शाता था, वैसे एल उपकोश को बताएगा। उपकोश कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, कक्षा को किस में बांटा था हमने? उपकोश में, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ। अब ये बात ध्यान रखना कि ये वाले जितने भी होंगे सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे ना। कितने कैसे लिखे जाएंगे? ऐसे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, एस, पी, टी और एफ। अब इनका फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले एस का होता है शार्प, पी का होता है डी का होता है डिफ्यूज और एफ का होता है फंडामेंटल। इस तरह से इनके फुल फॉर्म होते हैं, है ना। उपकोश कितने हो गए? 4 हो गए, एस, पी, टी, एफ। एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज और एफ फंडामेंटल। अब इन उपकोशों में को भी फर्दर बांटा गया है। किस में बांटा गया है? कक्षक में। ठीक है, एस उपकोश को बांटा है एक कक्षक, पी को है, पी में होते हैं 3 कक्षक इस तरह से, और डी में होते हैं 5 कक्षक, 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे एफ में होते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरह से होते हैं। अब हमको उपकोश तो पता चल गए कि कक्षा को उपकोश में बांटा है, जो कि 4 तरीके के होते हैं, पर ये संख्या कैसे हमको पता चलेगी? अब हम देखते हैं कि एस, पी, डी, एफ ये 4 उपकोश तो हो गए हैं। अब इनके एल के मान हम किस तरह से लिखेंगे? तो एल के मानों के लिए एक फॉर्मूला होता है, L = n-1। अब n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है हमारी, है ना। अगर k उपकोश की बात की जाती है तो वहाँ पे n का मान होता है 1। अगर हम k का मान 1 आया है, मतलब 1 - 1 यानी कि 0। ठीक है, अब हमको ये मालूम था कि एक परमाणु जो होता है इसके k उपकोश में सिर्फ एक s होता है। ठीक है, फिर l की ओर जाएंगे तो 2 उपकोश हो जाएंगे, s और p। इस तरह से s होता है और क्या होता है? p होता है, और इसमें सिर्फ क्या होता है? s होता है। तो s के लिए हमारा मान हो जाएगा 0, वहीं p के लिए मान होगा हमारा क्या होगा? k के बाद l में आता है, l = 2, l में आता है हमारा p, तो कितना हो जाएगा? 2 - 1 = 1। ये किसके लिए होगा? ये k के लिए होगा, ये l के लिए होगा, ये m के लिए क्या होगा? फिर 3 - 1। अगर हम लोग निकालते कितने आएंगे? 2। ऐसे ही p का मान 1, d का मान 2 और फिर हम लोग f के लिए निकालते ना, m 4 - 1 = 3, तो इसका आ जाएगा 3। मतलब s को हम लोग s के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा और f के लिए 3 होगा, है ना। ये बात ध्यान रखना कि किसी भी द्विगंशी क्वांटम संख्या में क्या होता है कि s का मान 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, किससे स्टार्ट होगा? 0 से। ये बात ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पर x से लिखते थे, n = 1 मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो हम लोग x से लिखा करते थे, वहीं द्विगंशी क्वांटम संख्या में हम लोग 0 से लिखेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब हम लोग तीसरे संख्या पर आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या।
अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है चुंबकीय, ठीक है, मतलब ये किसी भी परमाणु के चुंबकीय गुणों को बताती है ना, किसी भी परमाणु के चुंबकीय गुणों को बताती है। चुंबकीय मतलब होता है मैग्नेटिज्म, तो इसको हम दर्शाएंगे स्मॉल m से, ठीक है, इसको n से, l से, उसको स्मॉल m से। अब जैसे कि हमने देखा था स्मॉल जो l है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसका मान जो n पर निर्भर होता था, किस पर निर्भर होता था, n पर निर्भर होता था। मतलब अगर हम n-1 करते थे तो हमारी l की वैल्यू निकलती थी, ठीक है। ऐसे ही स्मॉल m के केस में हम क्या देखेंगे कि स्मॉल m का मान जो है वो l और n के मानों पर निर्भर होगा, ठीक है। हम क्या देखते हैं, स्मॉल m के मान जो है वो स्मॉल l और n यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या, इन दोनों पर निर्भर होगा। अब हम आते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में देखते हैं। तो इसके मान ये होगा, अब इसके निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा 2l+1। क्या होगा, 2l+1। जैसा कि आप सभी जानते हैं S को हम लोगों ने बांटा था, S में होता है सिर्फ एक कक्षक, P में होते हैं 3 कक्षक, ठीक है, P में कितने होते हैं 3 कक्षक, और D में होते हैं 5 कक्षक, वहीं F में होते हैं 7। 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से 7 होते हैं, ठीक है। हमने ये देखा था। अब L का मान अगर हम इसमें निकालते थे कितना आता था, 0, इसका 1, इसका 2 और इसका 3, है ना, यही निकलता था। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इनके जो मान होते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के, वो होते हैं -L से +L, ठीक है। कितने होते हैं, -L से कितने होते हैं, -L से -L2 +L, ठीक है। मतलब ये है इसका, अगर L का मान 0 होगा, है ना, अगर ये क्या है, L के मान है 0 1 2 3, ये L के मान है, तो 0 का मान कितना होगा, -L से +L, -0 +0 तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब सिर्फ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। M का मान कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पर। वहीं अगर हम P ऑर्बिटल की बात करते हैं, P में क्या होगा, L का मान 1 है, तो L के मान कितने होंगे, 3 होंगे। कैसे होंगे, देखो L का मान हमने क्या रखा, 2l+1 रखा, 1 है, जिसमें हम L का मान रखते हैं 1 +1, तो हमारा क्या आएगा, M बराबर कितना आएगा, 2l+1 करा है, L का मान है 1, तो कितना आएगा आपका 3। मतलब इसमें L के 3 मान होंगे, -L 0 और फिर +L, इस तरह से होगा। मतलब -1 L की जगह 1 रख दो, है ना, -1 0 और +1, इस तरह से होगा। वहीं अगर हम लोग D ऑर्बिटल की बात करते हैं, इसमें 2 होते हैं, 2 × 2 +1 कर देंगे हम लोग इसके निकालने के लिए, तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। मतलब इसके 5 मान हमको मिलेंगे इस तरह से। मतलब ये होगा -2 -1 0, ठीक है, एक एक माइनस करते जाओ, फिर क्या आएगा, +1 और +2, इस तरह से होंगे। वहीं अगर हम F ऑर्बिटल की बात करते हैं तो क्या होगा, 2 × कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। L का मान क्या है, 3 +1 कितना होगा, और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसके मान होंगे 7, यानी 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, इस तरह से होंगे मान। तो S ऑर्बिटल के लिए तो हो गया, है ना, इसके लिए होगा -1, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, -1 0 +1, इसके कितने होंगे, -2 -1 0 +1 और +2, है ना। और इसके मान कैसा होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। अब जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तब इनके जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हमारा निकल जाएगा। क्या अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, -1, ऐसे इसका -2 होगा और इसका -3 होगा। इस तरह से हम एक एक करके वो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकाल लेंगे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे जाते हैं।
अब हम लोग चौथी क्वांटम संख्या पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। अब चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है, इसको हम लोग किस तरह से बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक की ओर चक्कर लगाता है इस तरह से, है ना। ये आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाता रहता है ना। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है ना, ये सूर्य है और इसके आसपास जो है एक पृथ्वी जो है इस तरह से चक्कर लगाती रहती है। ये आप सभी को पता है, ये पृथ्वी है जो इसके आसपास इस तरह से चक्कर लगा रही है, जो कि 365 दिन में खत्म होता है, वापस से उसी पोजीशन पे आती है। ठीक है, ये बात तो हो गई। पर इसके अलावा जो पृथ्वी है वो अपनी कहीं ना कहीं अक्ष पे भी क्या करती है, चक्कर लगाती है। यानी कि उसके अक्ष जो होता है, जो बीच में होती है, उसके आसपास भी वो क्या करती है, चक्कर लगाती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन भी जो है अपने अक्ष पे इस तरह से चक्कर लगाता है। ठीक है, इस तरह से, यानी उसका एक अक्ष है, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं, और उस पर इस तरह से रोटेट होता रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग चक्रण। क्या कहते हैं, चक्रण। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में लगाती है ना एक चक्कर अपने अक्ष पे, उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी चक्रण करते रहते हैं। तो ये स्पिन जो है दो तरीके से होती है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस तरह से चक्कर लगा, एक तो ऐसा चक्कर हो गया उसका, हम लोग मान लेते हैं ना, और एक चक्कर होता है इससे विपरीत, यानी कि एक ऐसा चक्कर लगा रहा था, एक इस तरह से चक्कर लगाएगा। अगर हम लोग एक घड़ी की सुई की बात करते हैं ना, घड़ी की सुई में क्या होता है, वो इस तरह से घूमती है। ठीक है, तो ये हो गई घड़ी की दिशा, ये वाली, यानी कैसी होगी, घड़ी की दिशा की ओर। और अगर हम लोग उल्टी दिशा की ओर बात करें तो घड़ी के विपरीत दिशा होगी ये वाली। ठीक है, ये घड़ी है, इसकी विपरीत दिशा, अगर ये इस तरह से कांटे घूमेंगे तो कैसी होगी, घड़ी की विपरीत दिशा, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरह से चक्कर लगाते हैं, क्लॉकवाइज लगाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग ऊपर वाले एरो से शो करते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊपर की ओर मतलब क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, तो उसको हम लोग ऊपर वाले एरो की ओर दर्शाते हैं। वहीं अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर चक्कर लगाता है तो उसको उल्टे एरो की ओर दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो ये होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी भी उपकोश में हम देखें, जैसे एस हो गया, इसका एक ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, एक होगा ऊपर चक्कर करता होगा और एक नीचे की ओर चक्कर करता होगा, मतलब एक क्लॉकवाइज चक्कर करता है और एंटी क्लॉकवाइज करता है। अब हम इसको कैसे दर्शाएंगे, अगर क्लॉकवाइज करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग +1/2 यानी +½ इसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को -½ यानी एक होगा +½ करता होगा, एक -½ करता है चक्कर। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो हमको चक्रण क्वांटम संख्या से मिलते हैं। तो हमारी ये क्वांटम संख्या है जो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन जो क्वांटम संख्याओं की सहायता से हम लोग एक कक्षक में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।